नोट मिला है और नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में 2 लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है। आनंद गिरी जो उनके शिष्य बताए जाते हैं, उन्हें हरिद्वार से पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा आध्या तिवारी को भी हिरासत में लिया गया है और लेटे हनुमान मंदिर से हिरासत में लिया गया है, इन्हें डिटेन किया गया है। दोनों महंत नरेंद्र गिरी के करीबी थे। पुजारी का बेटा संदीप तिवारी फिलहाल फरार है। बड़ी खबर इस बीच ये मिल रही है, आपको बता दें कि गुरु हमेशा भगवान के दर्जे पे होते हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करने जा रहे हैं हम पंजाब की। पंजाब में आपने जो खेला देखा, आपको लग रहा है खेल खत्म हो गया, लेकिन बड़ी खबर यह है कि पिक्चर अभी बाकी है। कैप्टन अमरिंदर ने बेशक अपना बैग पैक कर लिया हो, लेकिन अभी असली पिक्चर यहां दिखाई दे रही है। तस्वीरें जो आपको दिख रही हैं, अभी बहुत कुछ होना बाकी है पंजाब की सियासत में। सिद्धू को जितना सीधा मामला लग रहा है उतना है नहीं। आगे आने वाले वक्त में सिद्धू के लिए क्या परेशानियां होंगी, कांग्रेस के लिए क्या मुश्किलें खड़ी होंगी, जरा रिपोर्ट देखिए। कोयल कूक से, पेड़ फल से, खेत उपज से इंसान अपने कर्म से होता है। कोई जन्म से ऊंचा नहीं होता दोस्त, आदमी सोच से होता है, सोच से। वाह गुरु, सिद्धू ने जो सोचा वो कर दिखाया। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। सिद्धू और चन्नी एक साथ खड़े। चन्नी मायूस दिख रहे हैं, मुंह कुछ उतरा सा है और सिद्धू के चेहरे पर मुस्कान है। हाथ में एक लड्डू है और मन में हजारों लड्डू फूट रहे हैं कि अब तो कुछ महीने बाद ही सीएम का सेहरा सर पर सज जाएगा। गुरु सुरखरू होता है इंसान आफतें आने के बाद और रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। लेकिन सिद्धू को यह नहीं भूलना चाहिए कि सियासत में ऊंट कब किस करवट बैठ जाए कोई नहीं जानता। चन्नी को सीएम बनवाकर सिद्धू का दांव कहीं उन पर ही भारी न पड़ जाए। कांग्रेस में बगावत, जाखड़ ने दिखाए तेवर। लीडरशिप टैलेंट की कोई कमी नहीं है हमारे पास। देयर कुड बी अनदर 10 पीपल हु आर एज केपेबल और बेटर देन चन्नी जी। बहाना हरीश रावत, निशाने पर गांधी परिवार। कहते हैं सर मुंडाते ओले पड़े। कांग्रेस के लिए कहावत 16 आने सही बैठती है। पंजाब में सिद्धू ने सोचा था कि चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनवाकर एक तीर से कई शिकार कर देंगे। जैसे दलितों की सहानुभूति बटोर लेंगे, अकाली दल की बढ़त को रोक लेंगे और अमरिंदर सिंह की बगावत को भी थाम लेंगे। लेकिन यह दांव उल्टा पड़ गया। पार्टी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के गद्दावर नेता सुनील जाखड़ ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। एक दलित और गरीब के बेटे को मुख्यमंत्री बना करके एक बहुत बड़ी शुरुआत की है। मैं उसके लिए उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद। चलो सर, चाह बड़ी भैया, चाह कांग्रेस के पास लीडरशिप टैलेंट की कोई कमी नहीं है हमारे पास। देयर कुड बी अनदर 10 पीपल हु आर एज केपेबल और बेटर देन चन्नी जी। और वो लोग जो यहाँ पे एक काले अंग्रेज जो जिनकी छाया आज भी बीजेपी के ऊपर ज़्यादा है और कुछ उनका प्रभाव हमारे साथियों में जो जिनका मैं समझता हूँ सानिध्य राहुल जी और सोनिया जी तक है, वो जब इस किस्म की जाति पाति की बात करते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी के सेकुलरिज्म के ऊपर बिंदु लगाते हैं। ऐसे लोग, उनको बचना चाहिए। जाखड़ की बगावत के बाद कांग्रेस आला कमान को समझ आ गया है कि मामला बिगड़ गया है। तब आनंद फानन में दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामला संभालने की कोशिश की गई। मैंने अभी श्री हरीश रावत जी से बात की है चंद मिनटों पहले ही, और उन्होंने मुझे बताया कि कई दोस्त जाने अनजाने में उनके बयान को सही नजरिए से नहीं देख पाए। उन्होंने साफ तौर से ये कहा था और मैं फिर दोहराता हूं
हमारे मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी हैं। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार नवजोत सिंह सिद्धू हैं। दरअसल कांग्रेस इसे जितना सुलझाने की कोशिश कर रही है उतना ही उलझता जा रहा है। इधर अमरिंदर सिंह पहले से ही मौके की ताक में है। ऐसे में सुनील जाखड़ की बगावत, सुखजिंदर रंधावा की नाराजगी, अंबिका सोनी का सिख जाट की राजनीति और तमाम कोशिशों के बावजूद सिद्धू को सीएम न बनाना कोई बड़ा गोल खिला सकता है। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं एक अलग तस्वीर। चन्नी मुख्यमंत्री बने। चन्नी की उम्र 58 साल 58, राहुल की उम्र 51 साल 51। और ये देखिए, चन्नी राहुल गांधी के आगे झुके और उनके पैर छुए। ये कांग्रेस की हकीकत है। चन्नी उम्र में बड़े हैं, 58 साल के, राहुल गांधी 51 साल के हैं, लेकिन चन्नी इसे राहुल का वरदान मान रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया और राहुल गांधी के झुक के पैर छुए। यह है कांग्रेस की हकीकत, यह है कांग्रेस की संस्कृति कि एक शख्स जिसको मुख्यमंत्री बनाया गया, उसने इस मुख्यमंत्री पद को अपनी काबिलियत नहीं, राहुल गांधी का दरअसल एक वरदान मान लिया है। सोचिए जरा, उम्र में बड़ा, जितना मैं जानता हूं, उम्र में बड़ा छोटे के पांव नहीं छूता है, लेकिन राहुल गांधी के चन्नी पांव छू रहे थे। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे पंजाब में कांग्रेस फंस गई है। जितना आसान सीधा साधा आपको नजर आ रहा उतना है नहीं। अब होगा क्या, कांग्रेस में गुटबाजी बढ़ जाएगी, अलग अलग गुट बन जाएंगे, अलग अलग विधायकों के दिग्गज नेता आमने सामने हो जाएंगे, यानी कैप्टन, जाखड़ और सिद्धू ये आमने सामने हो जाएंगे। बेशक सामने आपको माइक पर कहते हुए सुनाई न दे। इसके अलावा अमरिंदर फिलहाल चुप हैं, लेकिन इंतजार में हैं। अमरिंदर को आप कमजोर नहीं मान सकते। चन्नी को लेकर दलितों में फिलहाल संदेह है कि कितने दिन के मुख्यमंत्री बने। चन्नी पर बीएसपी और बीजेपी ने इस वक्त कांग्रेस को घेर लिया है। 32% दलित है पंजाब में, और चन्नी अगर मात्र 4 महीने और 5 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने हैं, चुनाव नतीजे आने के बाद क्या सिद्धू मुख्यमंत्री होंगे? तो क्या चन्नी को सिर्फ टेम्परेरी सिद्धू के वजह से मुख्यमंत्री बनाया गया, सिर्फ विरोध को शांत करने के लिए? आइए अब मैं आपको बताता हूं, हर जगह, हर राज्य में कांग्रेस का यही हाल है। पंजाब की हालत आपने देख ली, पंजाब के बाद अब बारी है छत्तीसगढ़ की। देखिए जरा छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है। राज्य कांग्रेस में बगावत के हालात हैं, छत्तीसगढ़ में स्थिति यही बन रही है। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच संग्राम हो रहा है, और ढाई ढाई साल के फॉर्मूले पर यह संग्राम हो रहा है कि 2.5 साल ये मुख्यमंत्री बघेल साहब और 2.5 साल देव साहब। दिल्ली में सिंहदेव की राहुल गांधी से मुलाकात होगी। खबर यह है, न सिर्फ इतना बल्कि दिल्ली में 24 अगस्त को एक बैठक हो भी चुकी है इससे पहले। यह सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात हो गई। राजस्थान की हालात देखिए जरा, कांग्रेस राजस्थान में भी बेहाल है। पायलट और गहलोत में सियासी तकरार जग जाहिर है। क्या क्या हुआ पिछले दिनों सबने देखा, और 3 दिन पहले राहुल गांधी से सचिन पायलट मिले। और इसके अलावा पायलट चाहते हैं पावर और गहलोत जिससे बार बार इनकार करते रहे। इसके अलावा पायलट ने जताया था चुनाव जिताया था, और गहलोत उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए। पायलट को सबसे बड़ा झटका यह लगा। मध्य प्रदेश की जल्दी से हालत में दिखाऊंगा। कमलनाथ दिग्विजय सिंह में घमासान शुरू हुआ। प्रदेश कांग्रेस में कब्जे को लेकर यह घमासान है। इसी घमासान के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ गए। पहले 3 गुटों में बटी थी मध्य प्रदेश कांग्रेस, लेकिन फिलहाल हालात यह है कि सिंधिया के जाने के बाद भी पार्टी संभली रही है, अभी भी गुटबाजी चरम पर है। तो यह बात हुई पंजाब की। आइए बात करते हैं मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खान पर ईडी का शिकंजा कसने वाला। ये 3 जो चेहरे देख रहे हैं, तीनों के चेहरों से आप वाकिफ हैं। तीनों चेहरे ये उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा रसूख रखते थे, लेकिन इनके ऊपर बड़ा शिकंजा कसने वाला। आइए आपको जल्दी से दिखाते हैं कौन से 3 चेहरे हैं। फटाक से अगर मैं दिखाऊं, सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं आजम खान, पहला नंबर अतीक अहमद और दूसरा है मुख्तार अंसारी। ये जनता के प्रतिनिधि भी हैं, और बड़ा सवाल यही है कि ये आम आदमी के प्रतिनिधि रहे, लेकिन हकीकत ये है, आपको बताएं, पैसों की हेराफेरी मामले में इनसे पूछताछ शुरू हो सकती है। इसके अलावा पूछताछ से पहले कोर्ट से बाकायदा इजाजत ले ली गई है, और पूछताछ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इनसे हो रही है। तीनों से जेल में, क्योंकि तीनों ये जेल में जिन्हें आप देख रहे हैं, तीनों से जेल में 24 सितंबर तक पूछताछ चलनी है। यानी बेशक फिलहाल जेल में है, लेकिन जेल में भी
किए हुए गुनाहों का हिसाब तो देना होगा। ईडी बाकायदा सीतापुर जेल पहुंची है और आजम खान से पूछताछ भी की है कई घंटों तक। ये रिपोर्ट देखिए जरा। मुश्किल में मुख्तार, जेल में अतीक पर आफत। अतीक साहब MIM में शामिल हो चुके हैं। अब जब अहमदाबाद में है तो हम सोचे कि मिलेंगे अतीक साहब से, और मिलना हमारा अब नहीं मिले तो नहीं मिलने की इजाजत दी गई हमको। आजम के भ्रष्टाचार की शुरू हुई जांच। यूपी की सियासत में आजम खान, डॉन मुख्तार अंसारी और बाहुबली अतीक अहमद की कभी तूती बोलती थी। सरकार इनके इशारों पर चलती थी, प्रशासन इनके इशारों पर नाचता था। यूपी में इनके बगैर एक भी पत्ता नहीं हिलता था। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए, इनकी किस्मत पर नाग कुंडली मारकर बैठ गया। एक के बाद एक दर्जनों मुकदमे इन पर दर्ज हो चुके हैं। इनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका है। लेकिन अब ईडी ने भी इनके गुनाहों का पिटारा खोल दिया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन तीनों के खिलाफ करोड़ों की संपत्ति मामले में पूछताछ शुरू कर चुकी है। फिलहाल ये तीनों जेल में बंद हैं। यूपी के बांदा में बंद है मुख्तार अंसारी, गुजरात की साबरमती जेल में बंद है अतीक अहमद और यूपी की सीतापुर जेल में है आजम खान। प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम आजम खान से पूछताछ करने उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल पहुंची। आजम से ईडी के अधिकारियों ने कई घंटों तक सवाल जवाब किए। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खान से यह पूछताछ 24 सितंबर तक चलेगी और अगर पूछताछ में सबूत पुख्ता मिले तो और सख्त कार्रवाई होगी, वो भी तब जब तीनों जेल से ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इनकी कुंडली खंगालने वाला है। आइए अब आपको इनकी आपराधिक कुंडली जरा दिखाते हैं, इनका पूरा कच्चा चिट्ठा। सबसे पहले बात करेंगे मुख्तार अंसारी की। देखिए जरा, मुख्तार अंसारी मऊ विधानसभा सीट से 5 बार जीत चुके हैं। इसके अलावा मुख्तार के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। न सिर्फ इतना, MP MLA स्पेशल कोर्ट में 19 केस मुख्तार अंसारी पर। मुख्तार पर 4 मुकदमे गैंगस्टर एक्ट के हैं। इसके अलावा हत्या, हमला और धमकी आर्म्स एक्ट के केस भी मुख्तार अंसारी पर हैं। मुख्तार गैंग के 158 सदस्य अब तक योगी आदित्यनाथ इन्हें गिरफ्तार कर चुके हैं। 1 अरब, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, ईडी जिस पर जांच करेगा। 1 अरब 94 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। यह अवैध संपत्ति भी इसमें शामिल है। अब बात अतीक अहमद की। 5 बार विधायक रहे, 1 बार सांसद रहे हैं अतीक, और अतीक के खिलाफ 106 मामले दर्ज हैं अलग अलग कोर्ट में। अतीक के गुर्गों पर 9 मुकदमे दर्ज हैं और हत्या, गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट में अतीक अहमद के खिलाफ केसेस हैं। फिलहाल अतीक गुजरात के साबरमती जेल में बंद हैं और 3 अरब, जी हां देखिए जरा, 3 अरब 25 करोड़ की संपत्ति अतीक की जब्त हो चुकी है। इतना ही नहीं, अगला नाम देखिए कौन है। अगले हैं आजम खान। रामपुर से सांसद हैं, 9 बार विधायक रहे हैं आजम खान और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं आजम पर 100 से ज्यादा FIR दर्ज हैं। आजम खान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी योगी के सत्ता में आते ही। सरकारी जमीन हड़पने का आरोप है आजम खान पर और किसानों की जमीन पर कब्जा करने का भी इल्जाम आजम खान पर है। बेटे पर 2 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के केस भी हैं। पासपोर्ट पैन में गलत जानकारी देने का आरोप आजम खान पर है और आजम खान की संपत्ति की जांच भी ईडी करने वाली है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे चीन तिकड़ी के चंगुल में फंस गया है। जी हां, तिकड़ी में कैसे फंसा है ड्रैगन। जरा इस वॉल को देखिए, जो बाइडेन, जॉनसन और स्कॉट मॉरिसन और इधर जो मैं आपको दिखा रहा हूं जिनपिंग। कैसे जिनपिंग फंस गए हैं ये मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों चीन के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। अमेरिका ने ऐसा क्या कर दिया। कुछ दिन पहले ही जो बाइडेन ने बाकायदा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की थी, लेकिन 1 हफ्ते में पूरी बाजी पलट गई। जरा रिपोर्ट देखिए।
अमेरिका की डील में फंस गया ड्रैगन। बाइडेन की बिसात, चीन की मौत। चीन के चक्कर में अमेरिका का धोखा। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कॉल किया था, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अमेरिका ने चीन को बड़ा दांव दे दिया। अमेरिका और ब्रिटेन ने चीन की बढ़ती ताकत पर नकेल डालने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ एक बड़ी डील कर ली है। ऑस्ट्रेलिया ने यह सौदा पहले फ्रांस के साथ किया था, इस वजह से अब फ्रांस अमेरिका और ब्रिटेन से चिढ़ गया है। एक तरफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन है, तो दूसरी तरफ फ्रांस है, जिसने साफ कर दिया है कि अब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से किसी तरह के रिश्ते नहीं रखे जाएंगे। दरअसल अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने अचानक परमाणु पनडुब्बियों को लेकर एक बड़ी डील कर ली, जिसका हिस्सा ब्रिटेन को भी बनाया गया। फ्रांस ने न सिर्फ अमेरिका पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया, बल्कि ऑस्ट्रेलिया पर भी धोखा देने का इल्जाम लगाया। फ्रांस के तेवर कितने सख्त हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने दोनों देशों से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। लेकिन अमेरिका ने फ्रांस के गुस्से को दरकिनार करते हुए ड्रैगन के सामने समंदर में ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ताकत से लैस कर खड़ा कर दिया है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। पिछले कई दिन से आप ऑकस सुन रहे थे, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अमेरिका ने कैसे चीन को फंसा दिया है। देखिए जरा क्या किया अमेरिका ने। अमेरिका ने एक डील की है, वो आपको बताएंगे। पहले इस डील को समझिए जरा। ग्राफिक्स में जल्दी से दिखाऊं दर्शकों को। पहले कैसे ये दो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष हैं स्कॉट मॉरिसन और दूसरी तरफ फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो। हुआ क्या कि दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ एक डील की थी 2016 में। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच ये डील हुई। इस डील में 66 अरब अमेरिकी डॉलर की डील हुई। सोचिए जरा, 66 अरब अमेरिकी डॉलर। इसमें खरीदना क्या था? 12 पनडुब्बियां। ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस से 12 पनडुब्बियां खरीदनी थी। आपको लग रहा होगा सिर्फ ये पनडुब्बियां नहीं, ये समंदर में निगरानी करती हैं। चीन को इसी निगरानी से सबसे ज्यादा डर है। ये लड़ाई समंदर के अंदर की लड़ाई है। अब हुआ क्या, इस डील को अमेरिका ने काट दिया, क्योंकि वो जो डील थी उसमें बैटरी और तेल वाली पनडुब्बियां लेनी थी। लेकिन अमेरिका अब बेच रहा है। कैसे? अमेरिका ने अब ऑस्ट्रेलिया को देगा न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाली पनडुब्बियां। इसीलिए चीन परेशान है, जिनपिंग फंस गए। कैसे? फ्रांस को 65 अरब डॉलर का नुकसान होगा इससे। अमेरिका को इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने यूके के साथ ये बड़ी डील कर ली है। यानी अमेरिका और ब्रिटेन के साथ ये दुनिया की बड़ी डील हुई है। अमेरिका परमाणु पनडुब्बी तकनीक साझा करेगा। ये सबसे बड़ी चीज कि परमाणु पनडुब्बी की खासियत क्या है मैं आपको बताऊंगा। ऑस्ट्रेलिया परमाणु पनडुब्बियां बनाएगा, यह सबसे बड़ी चीज है। और हिंद प्रशांत महासागर में तैनात करेगा। चीन के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला होगा ये। अब मैं आपको जरा नक्शा दिखाने जा रहा हूं, उससे आप समझेंगे कि होने क्या जा रहा है। अब तक चीन क्या करता है, समंदर में अपने आप को ठेकेदार समझता है। ये मैप आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया का नक्शा है। जरा नजदीक से मैं दिखाऊं, ये आपको भारत नजर आ रहा है, झंडा लगा है। ये ऑस्ट्रेलिया है और ये चीन है। 3 देश दिख रहे हैं आपको। ये दक्षिण चीन सागर है, जिसे आप साउथ चाइना सी के नाम से जानते हैं, और ये हिंद महासागर है। अब है क्या कि चीन अपना दबदबा दक्षिण चीन सागर में दिखाता है। ये ऑस्ट्रेलिया है। अब सोचिए जरा, ऑस्ट्रेलिया के पास 12 पनडुब्बियां आएंगी, न्यूक्लियर रिएक्टर वाली पनडुब्बियां। अभी तक एक भी पनडुब्बी नहीं है। हिंदुस्तान के पास सिर्फ एक पनडुब्बी थी। ऑस्ट्रेलिया के पास 12 आएंगी, तो चीन की निगरानी बढ़ेगी। न सिर्फ हिंद महासागर में, बल्कि साउथ चाइना सी में भी चीन के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। बस यही चीन को सबसे बड़ी परेशानी है कि उसकी दादागिरी अमेरिका खत्म कर देगा। इसीलिए चीन छटपटा रहा है। चीन लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा था, लेकिन चीन को जो धोबी पछाड़ अमेरिका ने दिया है वो बहुत जोर का लगा है। दरअसल आपको समझाते हैं, ऑकस समझौते को लेकर इस वक्त दुनिया के बड़े देश आपस में भिड़ने को तैयार है। इस समझौते से सिर्फ फ्रांस ही नहीं बिलबिलाया है, बल्कि चीन भी इस डील पर नजरें गड़ाए बैठा है। दरअसल जानकारों का मानना यह है कि अमेरिका की इस डील के पीछे चीन को चित्त करने की एक चाल छिपी हुई है। पिछले कुछ सालों में चीन अमेरिका से लेकर भारत के लिए सिरदर्द बना हुआ है।
वो लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। उसने पिछले साल ही अपने रक्षा बजट में थोड़ा बहुत नहीं 7% का इजाफा किया। चीन की सीमा दुनिया के 14 देशों से मिली हुई है, जिनमें से अधिकतर के साथ उसके सीमा विवाद है। चीन की थल सेना में कुल 8,50,000 अधिकारी तैनात हैं। नौसेना में 2,35,000 सैनिक और वायुसेना में 3,98,000 सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा चीन के पास वो तमाम आधुनिक हथियार भी हैं जिनके बल पर वो खुद को सबसे शक्तिशाली देश समझता है, और इसी वजह से उसका लगातार अमेरिका से तनाव बना रहता है। अमेरिका ब्रिटेन की ऑस्ट्रेलिया के साथ डील के तहत अब रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना के लिए परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों का निर्माण करने की बात कही गई है। यानी इस साझेदारी के बाद ऑस्ट्रेलिया के पास पहली बार परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां होंगी, जिनका इस्तेमाल वो हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत और सैन्य मौजूदगी को रोकने के लिए कर सकता है। दूसरी तरफ आपको बताएं कि ब्रिटेन और अमेरिका भी चीन के बढ़ते दबदबे को लेकर कई बार चिंता जता चुके हैं। ऐसे में साफ तौर पर जानकार अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की ये ऑकस, जिसे आप ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस डील को चीन को चित करने की चाल बता रहे हैं एक्सपर्ट्स। शायद यही वजह है कि चीन ने इस डील के बाद कड़ा एतराज भी जताया है। चीन ने कहा है कि यह समझौता क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमजोर करता है, हथियारों की दौड़ तेज करता है और अंतर्राष्ट्रीय अप्रसार प्रयासों को कमजोर करता है। सोचिए, चीन परेशान हो गया है। चीन का कहना है तीसरे पक्ष के हितों को टारगेट करते हुए अलग ब्लॉक नहीं बनना चाहिए। दरअसल ऑस्ट्रेलिया का बेशक दक्षिण चीन सागर से कुछ खास सरोकार ना हो, लेकिन अमेरिका ने चीन के सामने एक ताकतवर प्रतिद्वंदी जरूर खड़ा कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया की चिंता पश्चिम प्रशांत क्षेत्र की ज्यादा है और इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को पश्चिमी देश अपने लिए खतरा जरूर मानते हैं। उन्हें लगता यह है कि चीन समुद्री महाशक्ति बनने के साथ इस इलाके में अपनी विस्तारवाद की रणनीति पर काम कर रहा है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे परमाणु पनडुब्बी जो चीन अब खरीद रहा है, पहले जो बैटरी वाली पनडुब्बी ले रहा था, दोनों में फर्क क्या है और दोनों की ताकत देखिए। खास आपके लिए ये जानकारी हम लेकर आए हैं। दोनों में जरा ताकत देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं दोनों पनडुब्बियों में फर्क क्या। ग्राफिक जल्दी से जरा दिखाएं कि परमाणु पनडुब्बी, ये देखिए जरा, ये दोनों तरफ आप देख रहे हैं। परमाणु पनडुब्बी में क्या होता है, एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है, लेकिन जो पहले लेने जा रहा था ऑस्ट्रेलिया, उसमें क्या था, बैटरी थी और डीजल से चलता था। दूसरी वजह मैं आपको बताऊं, परमाणु पनडुब्बी की खासियत ईंधन के तौर पर यूरेनियम का इस्तेमाल इसमें होता है और पारंपरिक पनडुब्बी में ईंधन के तौर पर डीजल का उपयोग होता है। परमाणु पनडुब्बी में तेजी के साथ बिजली पैदा होती है और पारंपरिक में जनरेटर से पैदा हुई बिजली बैटरी को चार्ज करती है, उसके बाद पनडुब्बी चलती है। अगली वजह, परमाणु पनडुब्बी को पावर की सप्लाई मिलती है और इसके अलावा आपको बताएं, पारंपरिक पनडुब्बी उस बिजली से मोटर उसका चलता है। ये दोनों में समानताएं हैं। इसके अलावा आपको बताएं, पनडुब्बी में ऑक्सीजन भी बनती रहती है। परमाणु पनडुब्बी में, पारंपरिक पनडुब्बी में ज्यादा दिन तक पानी नहीं रख सकते हैं आप। ये दोनों में अलग अलग फर्क है। परमाणु पनडुब्बी में समुद्र के नीचे महीनों तक ये पनडुब्बी रह सकती है। बड़ी चीज ये, समुद्र के अंदर महीनों तक रह सकती है। पारंपरिक पनडुब्बी ऑक्सीजन लेने के लिए इसे सतह पर आना होता है। छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है। रिपीट कर दिया आपने। आइए फिर से आपको बताता हूं कि किसके पास कितनी पनडुब्बी है। सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफिक्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जरा ताकत देख लीजिए, दुनिया की ताकत देख लीजिए। परमाणु पनडुब्बी किसके पास कितनी है ये आपको बता रहा हूं। देखिए जल्दी से ग्राफिक्स देंगे प्लीज। ये आपके सामने आ गई है पनडुब्बियों की रेस और देखिए जरा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, अमेरिका के पास 52 पनडुब्बियां हैं। पारंपरिक पनडुब्बी भी अमेरिका के पास है, लेकिन परमाणु पनडुब्बी 52 है। इसे मूव करेंगे। दूसरा देश जल्दी से दिखाएंगे हम, रूस के पास 17 पनडुब्बियां हैं। जी हां, रूस भी उन ताकतवर मुल्कों में शुमार है जिसके पास न्यूक्लियर पावर से के साथ वाली पनडुब्बियां हैं। रूस के अलावा अगला देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन के पास 8 परमाणु पनडुब्बी है। ब्रिटेन के अलावा अगला देश कौन सा है, अगला देश है फ्रांस। फ्रांस के पास 7 परमाणु पनडुब्बियां हैं और फ्रांस के अलावा चीन आता है जिसके पास सिर्फ 7 परमाणु पनडुब्बी है और भारत के पास सिर्फ 1 है। अब सोचिए, ऑस्ट्रेलिया को 12 परमाणु पनडुब्बी मिलेगी तो ऑस्ट्रेलिया चीन के नकेल कस पाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कैसे
इस्लामाबाद तक घुस गया है तालिबान। जी हां, आज की एक और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान बेशक तालिबान को कितना ही क्यों ना गले लगाते रहे, लेकिन यह तस्वीर देखिए जरा, ये इस्लामाबाद की तस्वीर, लाल मस्जिद की तस्वीर, और ये झंडा देखिए, ये झंडा मैं आपको दिखा रहा हूं, ये लाल मस्जिद पर झंडा लगा हुआ है और ये झंडा कौन सा है? तालिबानी झंडा इस्लामाबाद में लग चुका है। ये देखिए लाल घेरे में मैं दिखा रहा हूं। इमरान खान के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि ये जो झंडा लगा है, इमरान खान इस तालिबानी झंडे से सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर है। अब वो आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए जरा इमरान खान का दफ्तर, जल्दी से दिखाऊं मैं। ये पाकिस्तान का नक्शा आप देख रहे हैं, लाल झंडा इस्लामाबाद में लगा है इस जगह पर, और इस्लामाबाद में जहां लगा है ये लाल मस्जिद आप देख रहे हैं, और ये इमरान खान का ऑफिस। दूरी सिर्फ 2.5 किलोमीटर, यानी इमरान खान के दफ्तर से 2.5 किलोमीटर पर लहरा रहा है तालिबानी झंडा। इमरान के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। अब तक अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे पर ताली बजा रहे थे, अब अपने देश में तालिबान कब्जा कर लेगा तो हाथ मलेंगे। देखिए जरा रिपोर्ट। इमरान के पाकिस्तान में घुस गया तालिबान। कुरान तो खुद कहता है तो तुम टेररिस्ट बनो। अभी हमने सिर्फ झंडे लहराए अपने जामे हफ्सा पर। पाकिस्तानी इमारत पर लहराया तालिबानी झंडा। क्या पूरे पाकिस्तान पर होगा तालिबान का कब्जा? तालिबान रटते रटते आज इमरान के पाकिस्तान पर तालिबानी कब्जे का खतरा मंडराने लगा है। इमरान खान को यह तस्वीर गौर से देख लेनी चाहिए जिसमें पाकिस्तान के मदरसे पर तालिबानी झंडा फहरा रहा है, और यह कहीं और नहीं, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में फहराया गया, जहां पर इमरान खुद बैठकर पाकिस्तानी हुकूमत चलाते हैं। इस्लामाबाद की लाल मस्जिद पर लहराता यह सफेद झंडा पाकिस्तान में होने वाले उस खूनी संग्राम का आगाज है जो पाकिस्तान का तालिबान शुरू करने वाला है, और यह चुनौती है इमरान खान के लिए कि यही तालिबानी झंडा पाकिस्तान के मुख्यालय पर लहराने वाला है। तालिबान भी कह चुका है कि तालिबानी मुखिया सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया का सर्वे सर्वा होगा। फिलहाल हम अफगानिस्तान में हैं। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे AK-47 लेकर मौलाना पहुंच गए। वो तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं। लाल मस्जिद के जो मौलाना है उनका विजुअल मैं जल्दी से दिखाऊंगा। ये देखिए, ये लाल मस्जिद के मौलाना है। दरअसल पुलिस पहुंची थी, लाल मस्जिद पर पुलिस पहुंची थी तालिबानी झंडा उतारने के लिए, और ये देखिए जरा हाथ में AK-47 है। ये मौलाना पहुंचे पुलिस को हटाने के लिए, और वहां हाथ में देख रहे हैं आप, ये देखिए AK-47 लेकर बैठे हैं। ये इस्लामाबाद की तस्वीर है, इमरान खान के दफ्तर के नजदीक की तस्वीर है, और मौलाना तालिबान का झंडा उतारने को तैयार नहीं थे। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इमरान खान को लाल मस्जिद से कैसे चुनौतियां मिलती रही हैं और कैसे चुनौती मिल रही है। देखिए जरा, सबसे पहले ग्राफिक जल्दी से मैं दिखाऊंगा। पाकिस्तान के लिए चुनौती बन गई है लाल मस्जिद, और पहले भी यहां पर तालिबान का झंडा लहराया जा चुका है। एक बार फिर से झंडा लहराया गया। झंडा उतारने पर मौलाना पुलिस से जाकर भिड़ गए, और खुद मौलाना अजीज ने AK-47 उठा ली पुलिस के सामने, और मौलाना ने पुलिस वालों को धमकी दे दी कि वो झंडा नहीं हटाएंगे, तालिबान सबको सबक सिखाएगा। ये इस्लामाबाद में पुलिस को धमकी मिल रही है। पाक में शरिया की मांग मौलाना पहले भी करता रहा है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये हकीकत थी कि आखिर कैसे इमरान खान तालिबान पर बेशक ताली पीट रहे हो, लेकिन इमरान खान के लिए मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।